नमस्कार, मैं हूँ रेखा। दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान की एक प्यारी सी खूबसूरत सी आज की सुबह में। एक नई सुबह जो होती है वो खुशियों से लबरेज होनी चाहिए। एक नई सुबह जो होती है वो उत्साह से लबरेज होनी चाहिए, क्योंकि वो सुबह ये तय करती है कि आपका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है। यही सुबह तय करती है कि आपको आज के दिन क्या कुछ करना है और आपको आज के दिन को किस तरीके से बिताना है। और यकीन मानिए, हमारा ये जो कार्यक्रम बिहार बिहान है आपके दिन को खुशगवार बनाने में आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमेशा आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाते हैं, एक ऐसे मेहमान से रूबरू करवाते हैं जिनसे मिलकर यकीन मानिए आपको खुशी होती है, आपको एक नई प्रेरणा की लहर आपके मन मस्तिष्क में दौड़ जाती है। आज भी एक ऐसे विशेष मेहमान को लेकर इस कार्यक्रम में हम उपस्थित हो चुके हैं, और जो विशेष मेहमान आज इस कार्यक्रम में हैं, सबसे पहले उनका परिचय मैं करवाऊं। आप हमारे बीच हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप कुलपति हैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय के, और साथ ही आप अतिरिक्त प्रभार में भी हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के जी। और सर, यदि हम गणित के विषय की बात करें, यदि हम मैथ्स के विषय की बात करें, तो यदि हम विश्व स्तर पर जहां हम नाम लेते हैं आर्यभट्ट का, जहां हम नाम लेते हैं हमारे वशिष्ठ नारायण सिंह जी का, वही यदि विद्यार्थियों के जीवन की बात करें तो केसी सिन्हा एक ऐसा नाम है जो लगभग हर विद्यार्थियों की ज़ुबान पर होता है, हर विद्यार्थियों के जहन में होता है, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक के सभी स्टूडेंट्स ने आपके द्वारा लिखी गई मैथ्स की किताबों से अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना एजुकेशन पूरा किया। आपके द्वारा कई ऐसे विद्यार्थी निकले जो आज बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए मुझे लगता है कि बहुत ख़ास है आज का दिन, क्योंकि आप यहाँ आज उपस्थित हुए हैं और आपसे हमारे जो दर्शक हैं वो रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो होगा सर मेरा आपसे ये कि मैथ्स जो है वो बहुत ही कैलकुलेटिव विषय कहा जाता है, और आज के बच्चे भले ही कैलकुलेटिव हो गए, लेकिन यदि हम 20-30 साल पहले की बात करें तो बच्चे उतने कैलकुलेटिव नहीं थे, और ये विषय जो है ये बड़ा डिफ़िकल्ट माना जाता था। तो आपके जहन में कब आया, आपके जहन में कैसे आया कि मुझे मैथ्स को चुनना है और मैथ्स में अपना करियर बनाना है? इस शुरुआती सवाल मैं चाहूँगी कि आप इसी पर चर्चा करें। आप यह जनरल परसेप्शन है कि मैथमेटिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है और विद्यार्थी स्टूडेंट्स इससे डरने लगते हैं। मेरा ये मानना है कि मैथमेटिक्स को अगर इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाया जाए, आसपास के चीज़ों का एग्जाम्पल देते हुए बतलाया जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और स्टूडेंट्स विद्यार्थी उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उनका रुचि उसमें बढ़ेगा। और मैथमेटिक्स को लोग जो डिफ़िकल्ट कहते हैं, हमारे समझ से तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आसान है, बशर्ते कि एक बार विद्यार्थियों में इसके प्रति रुझान हो जाए, इंटरेस्ट जग जाए। मेरा फॉर्मल एजुकेशन क्लास 3 तक नहीं हुआ है। गांव पर जब कभी 1-2 महीने जाते थे तो हाफिज साहब का एक स्कूल था, बहुत छोटा स्कूल, उसमें कुछ पढ़ाई कर लिया करते थे, और अपने एल्डर सिस्टर्स और ब्रदर्स की मदद से घर पर ही कुछ पढ़ाई करते थे। मेरा फॉर्मल एजुकेशन क्लास 4 से जिला स्कूल आरा से शुरू हुआ। उस संबंध में एक वाक्य की चर्चा हम करना चाहेंगे। जिला स्कूल आरा में क्लास 4 में एडमिशन टेस्ट जो हुआ उसमें हम मैथमेटिक्स में फेल कर गए थे। नेचुरली है कि इससे हमको एक धक्का लगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स और सिस्टर्स और जो गांव के शिक्षक थे, उन्होंने इनकरेज किया, प्रोत्साहित किया, कहा कि तुम कुछ भी कर सकते हो। तो कुछ दिनों के बाद, एक हफ्ते के बाद, कुछ सीटें खाली रह गई और फिर से निकला कि एक एडमिशन टेस्ट और होगा, और पेरेंट्स के प्रोत्साहन से, शिक्षकों के प्रोत्साहन से, एल्डर ब्रदर और सिस्टर के प्रोत्साहन से हम फिर से तैयारी शुरू किए और पूरे मन से मैथमेटिक्स में ही पूरा समय दिए, और नेक्स्ट जो एडमिशन टेस्ट हुआ उसमें हमको 100 में 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स आया, और वहीं से हमारा मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जग गया। तो हमारा ये कहना है
कि स्टूडेंट्स में, विद्यार्थियों में अगर मैथमेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट जग जाएगा तो उनको मैथमेटिक्स बहुत ही आसान लगने लगेगा। और ये कहा जाता है कि अगर किसी विद्यार्थी का मैथमेटिक्स अच्छा हो जाए और कम्युनिकेटिव स्किल अच्छा हो जाए, ये दो चीज अगर अच्छा हो जाए तो वो जिस क्षेत्र में जाएगा वो निश्चित रूप से अच्छा करेगा, बल्कि शिखर पर पहुंच सकता है। जी, एक चैलेंज के रूप में मैथ्स की शुरुआत हुई आपकी ज़िंदगी में और उसके बाद आपने उसे करियर के रूप में ऐसा चुना कि आज कई बच्चे आपके द्वारा लिखी गई किताबों से पढ़ चुके हैं, आपके द्वारा लिखी गई किताबों से पढ़ रहे हैं। सर, ये तो आपने बताया कि किस तरीके से शुरुआती दिनों में वो पल था, वो क्षण था जब आपने मैथ्स को चुना। युवावस्था की समय की बात की जाए, यदि आपके कॉलेज लाइफ की हम बात करना चाहें सर, उस समय कैसी थी आपकी शिक्षा दीक्षा, कैसा था पढ़ाई का माहौल और किस तरीके से आपने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अपने ऊपर मेहनत किया सर? जैसा कि हमने कहा कि क्लास 4 से जिला स्कूल आरा से मेरा फॉर्मल एजुकेशन शुरू हुआ, और उस समय हमारे समय में 10th नहीं हुआ करता था, 11th हुआ करता था। तो 11th मैट्रिक जिसको कहते थे, 11 साल में वो एग्ज़ाम होता था, बोर्ड का एग्ज़ाम। तो 11th का एग्ज़ाम हमने जिला स्कूल आरा से दिया, अपने स्कूल में टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया, और अब हमारे सामने था कि कहाँ एडमिशन लिया जाए, आगे की पढ़ाई करने के लिए कहाँ पर एडमिशन लिया जाए। तो हम आरा जिला स्कूल से किए थे, तो वहाँ जैन कॉलेज आरा बहुत नामी था। तो एक बात तो ये हुआ कि जैन कॉलेज आरा में एडमिशन करा लिया जाए, लोकल वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ाई करेंगे। दूसरे, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर, हमारे एल्डर ब्रदर्स का ये था कि नहीं, पटना यूनिवर्सिटी में साइंस कॉलेज में अगर एडमिशन हो जाए तो आगे का कैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी था। एक तो आर्थिक प्रॉब्लम था, हमारे हमारे ग्रैंडफादर का डेथ बहुत पहले हो चुका था, और 3 बुआ थी, उनका शादी हमारे फादर के ऊपर था, और हम लोग 4 भाई और 2 बहन थे। तो इतने लोगों का परिवार चलाना, आर्थिक तंगी थी बिल्कुल। लेकिन हमारे फादर का ये था कि नहीं, हम किसी तरह से पढ़ाएंगे पटना यूनिवर्सिटी में, और साइंस से मैट्रिक करने वाला हम अपने परिवार का पहला आदमी थे। हमारे बड़े भाई जो थे वो कॉमर्स में, दूसरे वाले भी आर्ट्स में गए, वो बहुत आजकल फिलोसफी के बहुत बड़े विद्वान हैं, और इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च के चेयरमैन हैं न्यू दिल्ली में। तो वो आर्ट्स से पढ़े, तो हम साइंस से पहला उस परिवार के सदस्य थे जो साइंस लेकर के पढ़ाई किया। तो साइंस कॉलेज में भी हमने फॉर्म भरा, और HD जैन कॉलेज आरा में, दोनों जगह से मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन साइंस कॉलेज पटना में हमने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल में रहना था। जाहिर सी बात थी कि हॉस्टल में रहना था, हॉस्टल का खर्च अलग था। ठीक है, उस समय इतना खर्च नहीं हुआ करता था, लेकिन हॉस्टल का खर्च था, और आर्थिक तंगी तो थी ही। तो हम वहाँ एडमिशन लेने के बाद अपने प्रोफेसर से, उस पहले के प्रोफेसर बहुत मददगार होते थे, विद्यार्थियों के प्रॉब्लम को समझते थे जी। तो हमने एक, हमारे ही एरिया के प्रोफेसर थे, उनसे हमने अपनी बात बतलाई, अपना समस्या बतलाया। तो वो 2 स्टूडेंट्स, आसपास के इलाके के 2 स्टूडेंट्स का ट्यूशन उन्होंने कहा कि शाम के समय में 2 दिन जाकर के पढ़ा दिया करो। तो हम उसी समय से पढ़ाना शुरू कर दिए। शाम के समय में हम 2 दिन एक जगह जाते थे, 2 दिन एक जगह, और उससे हमको जो पैसा मिलता था तो हमारा काम चल जाता था। तो इस तरह से हम साइंस कॉलेज में फर्स्ट, उस समय प्री यूनिवर्सिटी होता था जी। वो 12th 1 साल का होता था प्री यूनिवर्सिटी। प्री यूनिवर्सिटी में भी रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ। अब हमारे पेरेंट्स चाहते थे कि इंजीनियरिंग में जाए, और हमने अप्लाई भी किया, एडमिशन का भी आ गया। बल्कि उस समय 1 to 10 रैंक जिसका आता था, IIT में डायरेक्ट एडमिशन होता था। लेकिन फिर वही समस्या, आर्थिक समस्या, तो उस समय बाहर जाकर पढ़ाई करने में और पैसा की ज़रूरत होती। तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, साइंस कॉलेज में ही हम यहीं से ग्रेजुएशन करेंगे। तो हमने BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 उस समय हुआ करता था। तो BSc पार्ट 1 में हमने एडमिशन लिया।
फिर यहाँ एक बात की चर्चा करेंगे जी। कि जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे वो फिजिक्स ऑनर्स लिया करते थे, लेकिन हम लीग से हटकर, चूंकि हमारा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में जग गया था, मैथमेटिक्स में हम बहुत अच्छा कर रहे थे, तो हमने मैथमेटिक्स ऑनर्स लिया। बल्कि 3 महीने तक हम अपने पेरेंट्स को भी नहीं बतलाए कि मैथमेटिक्स ऑनर्स हमने लिया है, क्योंकि उस समय का क्रेज था फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स। बाद में मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते थे जो नीचे वाले स्टूडेंट्स होते थे, लेकिन हम अपने चॉइस से मैथमेटिक्स ऑनर्स लिए और मैथमेटिक्स ऑनर्स में पटना यूनिवर्सिटी से टॉप किए, गोल्ड मेडल गोल्ड मिला। मेडल भी हासिल किया। और फिर आगे की पढ़ाई भी हम पटना यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज में तो ग्रेजुएशन किया मैथमेटिक्स ऑनर्स से, उसके बाद पीजी पटना यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से किया, और पीजी में भी हमको गोल्ड मेडल मिला, फर्स्ट क्लास फर्स्ट हुए। तो इसके बाद ये जो हमने रिसर्च ज्वाइन किया, CSIR का स्कॉलरशिप 400 का मिलता था उस समय। जी, कि किस तरीके से आपने अपना शोध कंप्लीट किया और किस तरीके से आपकी शोध की यात्रा रही, उसके विषय में आप उन दिनों को आप ताज़ा करें, ताकि हमारे दर्शक भी आपके विषय में इन तमाम बातों को जान पाए। जैसा कि हमने कहा कि MSc के रिजल्ट आने के बाद CSIR का स्कॉलरशिप मिल गया शोध करने के लिए, 400 पर मंथ उसमें मिलता था। उस समय के लिए ये रकम काफ़ी अच्छी थी, तो हमने ज्वाइन कर लिया रिसर्च। लेकिन इन द मीन टाइम मगध यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकला मैथमेटिक्स के टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए, तो हमने अप्लाई किया और इंटरव्यू दिया, और मेरा नाम वहाँ पहला नाम था। 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ अपॉइंटमेंट के लिए और मेरा नाम पहला था, और पहला नाम होने के चलते HD जैन कॉलेज आरा मगध यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा बेस्ट कॉलेज माना जाता था, तो हमारी पोस्टिंग HD जैन कॉलेज आरा में हो गया। 17 जनवरी 1977 को हमने SD जैन कॉलेज आरा में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में लेक्चरर के रूप में ज्वाइन किया। हमारे पेरेंट्स इतने खुश थे, क्योंकि आरा के हम रहने वाले थे, हमारे पेरेंट्स आरा में रहते थे, और आरा के ही नामी कॉलेज, सबसे नामी कॉलेज में हम लेक्चरर के रूप में आ गए, तो बहुत खुश थे। और आर्थिक पक्ष भी देखा जाए तो वो भी दूर हो गया था, तो हम वहाँ नौकरी करने लगे। यहाँ रिसर्च छूट गया, क्योंकि रिसर्च पटना यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए थे और वहाँ SD जैन कॉलेज आरा में चले गए। वहाँ 6 साल तक हम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स SD जैन कॉलेज आरा में रहे। 1983 में, जनवरी 1983 में फिर हम पटना यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिए और यहाँ भी हो गया, तो हमने पटना यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, और पहली पोस्टिंग मेरी मगध महिला कॉलेज में हुई। तो मगध महिला कॉलेज में रहने का एक फ़ायदा भी हुआ कि लड़कियों में मैथमेटिक्स के प्रति ऐसा एक परसेप्शन है कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। हमारे जाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का भी इंटरेस्ट जगा और मैथमेटिक्स में काफ़ी लड़कियां मैथमेटिक्स ऑनर्स में आने लगी। तो मगध महिला कॉलेज में रहे हम, फिर वहाँ से पीजी डिपार्टमेंट में आ गए, और रिसर्च तो हम मगध महिला कॉलेज में थे, उसी दरमियान हमने PhD अपना पूरा किया। उसके बाद पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स पटना यूनिवर्सिटी में मेरा ट्रांसफ़र हो गया, और वहाँ से हम स्टूडेंट्स को रिसर्च भी कराने भी लगे, और अपने भी रुचि थी। और हमारा मानना है कि रिसर्च जो सोसाइटी के लिए रेलिवेंट सब्जेक्ट है उस पर होना चाहिए, ताकि सोसाइटी के लोग उस रिसर्च का फ़ायदा उठा सकें। मैथमेटिक्स में 2 ब्रांच होता है, प्योर और अप्लाइड। तो पहले तो हम अप्लाइड मैथमेटिक्स में रिसर्च शुरू किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद प्योर एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस पर हमारा रिसर्च है, न्यूक्लियर स्पेस, टोपोलॉजिकल वेक्टर स्पेस। तो रिसर्च हमने पूरा किया, रिसर्च कराया भी, और उसी दरमियान हम पटना यूनिवर्सिटी में आने के बाद हम किताब भी लिखना शुरू किए। एक किताब तो हमारी जो HD जैन कॉलेज आरा में थे उस समय भारती भवन से निकली थी, पहली किताब। जी। वो नियामक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्यामिति, 3 ऑथर थे उसमें, एक पटना यूनिवर्सिटी के टीचर, एक रांची यूनिवर्सिटी के टीचर, और एक हम थे वो HD जैन कॉलेज आरा के। पहली किताब मेरा भारती भवन से आई थी।
जी 1982 में। जी केसी सिन्हा जी, यदि हम बात करें उन दिनों की जब आप यूथ थे, जब आप एक स्टूडेंट के तौर पर पटना विश्वविद्यालय में आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, और एक दौर आया जब उसी विश्वविद्यालय में आप बतौर शिक्षक काम भी कर रहे हैं, बतौर रिसर्चर आप बच्चों को रिसर्च भी करा रहे हैं। तो ये जो एक अचानक से जो बदलाव आया ज़िंदगी में कि हाँ, वही कॉलेज जहाँ आपने स्टूडेंट बनकर अपना जीवन जिया, वही कॉलेज वहाँ आप शिक्षक बनकर आए और बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो वो कैसा अनुभव रहा और क्या महसूस होता था जब आप कॉलेज के अंदर जाते थे? मेरी इच्छा थी कि साइंस कॉलेज कैंपस में हमारा लेक्चरर के रूप में हो जाए, जी। और वो इच्छा पूरी हुई। और ये सुखद अनुभूति होती है कि जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं पर पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और एज ए टीचर तो हम वहाँ रहे ही, एज ए प्रिंसिपल पटना जी, साइंस जी। कॉलेज के प्रिंसिपल भी हम हुए, प्रिंसिपल के पद से रिटायर हुए। तो ये तो और भी सुखद अनुभूति थी कि जहाँ से हमने पढ़ाई शुरू किया +2 के बाद, वहीं शिक्षक भी हुए और वहीं के उसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी हुए। ये बहुत सुखद अनुभूति थी। और हम तो वहाँ साइंस कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल हमारा जो वर्क रहा, जैसे नैक कराना, नैक बहुत दिन से पड़ा हुआ था, हमने नैक कराया, तो हमको भी खुशी होती थी कि हम अपने कॉलेज के लिए कर रहे हैं, जहाँ से पढ़े उसके डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने अपने लेवल से जितना प्रयास हो सकता था उतना प्रयास उस कॉलेज को डेवलप करने के लिए किया। जी, आपने अपनी ज़िंदगी में, मुझे लगता है कि उन तमाम पलों को जिया है, क्योंकि यदि आप अपने होम टाउन की बात करें तो वहाँ के विद्यालय में भी आप बतौर शिक्षक रह के आपने अपने घर की जो आर्थिक मदद कर सकते थे वो भी आपने किया, अपने ज़िले में अपने परिवार का नाम रोशन किया, और आपका सपना भी पूरा हुआ जब पटना विश्वविद्यालय में आप शिक्षक बनकर आए और यहाँ पे प्राचार्य के पद पर रहते हुए आपने बहुत सारे कार्य किए। यदि हम आज के बच्चों की बात करें तो एक चीज़ है सर कि आज के बच्चे कहीं ना कहीं पढ़ते तो हैं, समय भी ज़्यादा देते हैं पढ़ाई पर, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वालिटी एजुकेशन की जो बात हम करते हैं उसमें थोड़ी कमी आ गई है। किस तरीके से बच्चे अपने आप को तैयार करें, पढ़ाई के एनवायरनमेंट में अपने आप को सेट करें, अपने मन मस्तिष्क को सेट करें, मैं चाहूँगी कि थोड़ी चर्चा आप इस पर ज़रूर करें सर। हमारा ये मानना है कि हमारे समय में जो था वो बहुत सारे एक्टिविटीज नहीं हुआ करते, स्पोर्ट्स ये सब होता था, लेकिन अभी के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। और हम लोग जब कॉलेज में आए थे उस समय भी हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होता था, लेकिन आजकल के स्कूल के बच्चे इतना इन्फॉर्मेशन उनके पास है, तो अगर उसके टैलेंट को सही दिशा दे दी जाए, सही मार्गदर्शन दे दिया जाए, उनके प्रतिभा को निखारने और संवारने का काम सही ढंग से कर दिया जाए, तो आज के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हमारा ये मानना है कि अभी के बच्चे पहले के बच्चे के कंपैरिजन में काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी है, डिस्ट्रैक्ट हो गए, भटक गए। हाँ, भटक जाते हैं। भटकाव आ गया, हम लोगों के समय में पिन पॉइंटेड होता था अपना एम कि हमको ये करना है और उसी में लगे रहते थे, लेकिन आजकल के बच्चे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, कभी सोचते हैं कि इधर जाएं, कभी सोचते हैं कि इधर जाएं, लेकिन ठीक ही है, उसमें एक तो अपना एम डिसाइड करना चाहिए। हमारा ये सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को कि आप अपना एम फिक्स कीजिए, और बल्कि दो प्लान कीजिए, प्लान ए, प्लान बी। कोई जरूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं वही हो जाए, तो अगर वो फेल कर गए किसी कारण से तो प्लान बी पर वर्क कीजिए। तो हमारा ये सजेशन रहता है स्टूडेंट्स को, ऑलवेज 2 प्लान रखिए। हाँ, सक्सेसफुल हो जाए अगर पूरे लगन से, पूरे मन से, पूरी निष्ठा से, आत्मविश्वास के साथ आप अपने उद्देश्य को, अपने एम को प्राप्त करने का कोशिश कीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। लेकिन अगर किसी कारण से वो नहीं हो पाया तो आपके पास प्लान बी रहेगा कि हाँ, हम आईएएस नहीं हो पाए तो ठीक है, प्रोफेसर हो जाएंगे जी, वकील हो जाएंगे। तो प्लान बी भी रहना चाहिए, ये हमारा स्टूडेंट्स को ऑलवेज सजेशन रहता है। जी,
तभी तो कई कोर्सेज चल गए हैं सर। यदि क्योंकि हम डिग्री की बात करें तो डिग्री तो बच्चे लेते ही हैं, साथ ही डिप्लोमा के भी कई कोर्सेज भी साथ में चलते हैं। यदि जैसा कि सर ने बताया कि यदि आप इन चीज़ों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो कई ऐसे कोर्स होते हैं, उसे कर कर आप आगे बढ़िए। लेकिन हाँ, अपने करियर को एक दिशा की ओर आगे तभी बढ़ाइए जब आप एक लक्ष्य निर्धारित कर सके, क्योंकि लक्ष्य निर्धारण बहुत ज़रूरी होता है सर। सर, यदि हम नालंदा खुला विश्वविद्यालय की बात करें, आप वहाँ अभी कुलपति के पद पर कार्यरत हैं, बच्चों को आप उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराते हैं, पढ़ाई से अवगत कराते हैं। नालंदा खुला विश्वविद्यालय की जो भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में और बच्चों का भविष्य बनाने के क्षेत्र में, मैं चाहूँगी कि उस पर आप चर्चा करें। नालंदा खुला विश्वविद्यालय 1987 में शुरुआत इसका हुआ और इसका एम ही था कि जो बच्चे विभिन्न अपने परिवार के परिस्थितियों के कारण रेगुलर क्लासेज नहीं कर सकते हैं, ऐसा होता है कि बच्चों को कुछ अर्न भी करना जरूरी होता है, अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ अर्न भी करना, हर एक मेंबर को अर्न करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो छोटा मोटा रोजगार कर लेते हैं अपने लोकल जहाँ रहते हैं वहीं पर, या छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं, लेकिन उसमें उनमें प्रतिभा है, उनमें पढ़ने की इच्छा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, टैलेंट भी है। तो उसके लिए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा खुला विश्वविद्यालय एक चॉइस है कि आप वो अपना काम करते हुए भी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और नालंदा खुला विश्वविद्यालय इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी माना जाता है और इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो इसका स्थापना ही इसी एम को लेकर हुआ था। बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ तो बच्चे जैसे खेती भी करते हैं, परिवार वाले कहते हैं कि नहीं ये काम करो, तो अगर उसके साथ पढ़ाई जारी रखना है तो उनके सामने ये चॉइस है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में 3 मंथ्स का काउंसलिंग होता है, वो काउंसलिंग क्लास जो कहा जाता है वो 3 मंथ्स का होता है, वो भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपको समय नहीं मिला तो आप नहीं भी कर सकते, कंपलसरी नहीं है। और दूसरी बात है कि यहाँ सीट का लिमिटेशन नहीं है। जैसे पटना यूनिवर्सिटी में कोई चाहेगा कि साइंस कॉलेज में हम एडमिशन ले लें, नहीं भी हो सकता, लेकिन यहाँ अगर आप इंटर किए हुए हैं, ग्रेजुएशन में जाना चाहते हैं तो आपका एडमिशन गारंटेड है, तो फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होगा, आप अपने पढ़ाई को आगे जारी रख सकते हैं। तो ये एक अच्छा चॉइस है। और एक दूसरा एस्पेक्ट भी है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो नेशनल लेवल का 27.1 है और बिहार का 14.5 है। इसको बढ़ाने की बात है और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत इस पर ध्यान है। इस साल 1 साल में 2% बढ़ाने का एम रखा गया है। तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय का बहुत अहम रोल होगा, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी इस चीज़ को, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने में। क्योंकि हायर एजुकेशन में बहुत से बच्चे इंटर करने के बाद अपने परिस्थितियों के कारण रेगुलर क्लासेस नहीं कर सकते हैं, जो यूनिवर्सिटी रेगुलर क्लासेज कराता है वहाँ नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन नालंदा खुला विश्वविद्यालय तो उनके लिए अच्छा चॉइस होगा। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और हमारी कोशिश ये है कि नालंदा खुला विश्वविद्यालय का स्टडी सेंटर सुदूर इलाके में भी खोला जाए जी, ग्रामीण क्षेत्र में भी खोला जाए, ताकि वहाँ के बच्चे उसी सेंटर पर पढ़ाई कर सकें और एडमिशन ले सकें। सारा फैसिलिटी ओपन यूनिवर्सिटी में होता है क्या कि स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, उसके बाद उनको प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है, बुक्स 6 बुक्स 8 बुक्स जितना हो सकता है उनके कोर्स का, वो किताबें दे दी जाती है, उससे पढ़ाई करते हैं, वो किसी का हेल्प ले सकते हैं। हाँ, 3 महीने का काउंसलिंग क्लास भी होता है। चाहूँगी कि एक चर्चा ये भी करें कि कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से कोर्स हैं जो विद्यार्थी यदि चाहे तो नालंदा खुला विश्वविद्यालय के माध्यम से कर सकते हैं, और यदि वो विद्यालय से जुड़ना चाहे तो इसके लिए वो कहाँ जाए, कहाँ संपर्क करे, क्या कुछ कर सकते हैं सर? नालंदा खुला विश्वविद्यालय में सब तरह का कोर्सेज अवेलेबल है। आपका जर्नलिज्म का भी कोर्स है, पीएचडी भी हुआ करता था लेकिन अभी बंद है, हम आगे उसको भी शुरू करेंगे। तो जो आपका चॉइस है, लगभग सारा कोर्सेज अवेलेबल है और हमने कहा कि सीट का कोई लिमिटेशन नहीं है, इसलिए
अगर आपकी इच्छा है कि हम मैथमेटिक्स से एमए करें, एमएससी करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करें, तो आपको दाखिला मिल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरा कि इस विश्वविद्यालय का एम है कि जो वंचित क्लास के बच्चे हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनको अपने स्थान पर लोकल बेसिस पर ही पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। और इस साल से हम लोग ऑनलाइन भी व्यवस्था कर रहे हैं और स्टडी सेंटर और बढ़ाने की बात है। और बढ़ाने के बाद कि इधर 6 स्टडी सेंटर और भी बढ़ाया गया है, 200 के लगभग पहले से है और भी स्टडी सेंटर बनाया जा रहा है। हमने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाका में भी स्टडी सेंटर हम लोग बनाएंगे। हाँ, उसमें एक यूजीसी का ये है कि कंस्टिट्यूएंट कॉलेज या गवर्नमेंट रन जो स्कूल होते हैं वहीं पर स्टडी सेंटर बनाया जा सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा भी कोशिश करेंगे कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेज हैं वहाँ भी स्टडी, अच्छे कॉलेजेज जो हैं वहाँ भी स्टडी सेंटर हम शुरुआत करें। तो बच्चों को अपने घर में ही अगर सही पढ़ाई मिल जाएगा तो ये इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जी, यदि मैथ्स में करियर बनाने की बात की जाए सिन्हा जी, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो ये चाहते हैं कि मैथ्स में करियर बनाएं, मैथ्स विषय को लेके वो पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसा कि अभी आपने कहा कि कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रैक्शन उनकी ज़िंदगी में है, एक भटकाव उनकी ज़िंदगी में है। तो मैं चाहूँगी कि किस तरीके से मैथ्स को वो लेके पढ़ाई कर सकते हैं और करियर बना सकते हैं, इस पर आप अपनी राय दें ताकि बच्चों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके आपके माध्यम से। हम जैसा पहले भी कहा कि मैथ्स और कम्युनिकेटिव स्किल ठीक हो जाए तो आप किसी क्षेत्र में जाइएगा, आप एक्सेल कीजिएगा, अच्छा कीजिएगा। तो मैथ्स इंटर तक हमारा तो सजेशन रहता है, सुझाव रहता है कि इंटर तक मैथ्स ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें मैथमेटिक्स का पार्ट जरूर रहता है। और मैथमेटिक्स केवल कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिक्स आपको डिसिप्लिन बनाता है, हार्ड वर्कर बनाता है। कोई भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट अच्छा तभी कर जो हार्ड वर्कर बनाता है, लॉजिकली सोचने का डेवलप करता है, हैबिट डेवलप करता है। और ये तो मैथमेटिक्स का केवल कैलकुलेशन पार्ट ही नहीं है, ये सब भी उसमें खासियत है, ये सब भी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो मैथमेटिक्स जैसे ग्रेजुएशन के बाद अगर आप मैथमेटिक्स से किए हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुला रहेगा। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं मैथमेटिक्स से लेकर के, आप एक्चुरियल मैथमेटिक्स आजकल होता है जो इंश्योरेंस कंपनी में जा सकते हैं, आप एमसीए कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद, इंटर करने के बाद बीसीए ये सब कर सकते हैं। तो हर एक में मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स आजकल कहा जाए तो डॉक्टर लोग मेडिकल साइंस पे भी मैथमेटिक्स आ गया है, आर्ट्स वाले साइकोलॉजी में, ज्योग्राफी में, सब जगह मैथमेटिक्स आ गया है। और बायो मैथमेटिक्स की पढ़ाई आजकल होती है, उस पर रिसर्च भी हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी की होती है। तो ये मैथमेटिक्स तो सब में होता है, तो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मन लगाकर आप एक बार अगर इसमें आपका इंटरेस्ट जग गया तो आप मैथमेटिक्स से दूर नहीं भागेंगे बल्कि नज़दीक आएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी। केसी सिन्हा एक ऐसा नाम है सर जो मुझे लगता है कि लगभग बिहार के या इंडिया के हर बच्चे जानते हैं, क्योंकि कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक के बच्चों के लिए आपने कई किताबें लिखी हैं, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपने किताबें लिखी हैं, और निसंदेह आपके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे आज बड़े बड़े पदों पर भी बैठे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैसा महसूस होता होगा सर जब बच्चे आते हैं, आपसे मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ सर, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने आपसे ही पढ़ाई की है और मैं अभी यहाँ काम कर रहा हूँ। कैसे अनुभूति होती होगी तब? बहुत सुखद अनुभूति होती है। और शिक्षक की पहचान तो स्टूडेंट्स किस ऊंचाई पर पहुँचे हैं इससे होती है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने तो पढ़ा दिया, वो कहीं गए और मिलते हैं कि हम यहाँ के चीफ सेक्रेटरी हैं। वैसे भी लोग हैं, हमारे स्टूडेंट्स चीफ सेक्रेटरी लेवल तक भी आ गए हैं, डीजीपी हो चुके हैं। एडिशनल डीजीपी तो बिहार में ही हैं हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स। तो बहुत सुखद अनुभूति होती है। और आजकल तो ये होता है कि जो बड़े बड़े ओहदे पर हैं वो अपने बच्चे को लेकर आते हैं कि इसको भी थोड़ा गाइड कर दीजिए कि कैसे किया जाए।
तो ये तो और सुखद अनुभूति होती है कि एक जनरेशन नहीं, दूसरा जनरेशन भी हमसे गाइडेंस लेने के लिए, मार्गदर्शन लेने के लिए आता है। और हमको भी खुशी होती है जब कोई स्टूडेंट आता है, अपने आता है या गार्जियन के साथ आता है कि इसका मार्गदर्शन कर दीजिए कि कैसे कैसे आगे की पढ़ाई करें, किस तरह से अपना एम फिक्स करें। तो ये बहुत अच्छी बात होती है और इससे अच्छी बात किसी शिक्षक के लिए और नहीं हो सकता। जब हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स विभिन्न क्षेत्र में, फॉरेन में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे हैं जो अच्छे अच्छे ओहदे पर हैं, तो इससे बहुत खुशी होती है और आगे के और अच्छा करने के लिए हमको प्रोत्साहन भी मिलता है, इससे हमको इनकरेजमेंट भी मिलता है। जी, निसंदेह बहुत खुशी होती होगी, खासकर जब आप कई जगह कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जब आप अटेंड करते हैं। सर, नई शिक्षा नीति जो आई है, नई शिक्षा नीति के बारे में यदि हम बात करें तो उसे आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे आज के बच्चों को? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें बच्चों के समझने की हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आप यदि ज़्यादा बेहतर तरीके से, स्पष्ट तरीके से बता पाएँ बच्चों को नई शिक्षा नीति का किस तरीके से वो लाभ ले सके, तो ज़रूर बताएं सर। नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 यानी 15 साल का ये है। पहला जो 5 है, फाउंडेशन स्टेज, उसमें क्लास 1 और 2 3 इयर्स बच्चे, आजकल तो पेरेंट्स बच्चे को दो वर्ष में, 1 वर्ष के बाद ही प्ले स्कूल में भेज देते हैं। हमारे समय में 5 इयर्स के बाद ही पढ़ाई शुरू करते थे हम लोग। तो अभी जो है फर्स्ट 5 इयर्स जो फाउंडेशन स्टेज कहलाता है, उसमें 3 इयर्स है प्ले स्कूल के लिए और क्लास 1 क्लास 2 के लिए 2 इयर्स है। तो ये 5 इयर्स का हो गया। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, बच्चे खुश होंगे, खेलने जाएंगे, घर में जो खेलने का मौका नहीं मिलता है तो वहाँ जा कर के खेलेंगे, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट 3 इयर्स का जो है उसमें क्लास 3, 4 और 5 ये 3 इयर्स की पढ़ाई होगी और इसमें एग्ज़ाम होगा, लेकिन रीजनल लैंग्वेज अलाउ कर दिए हैं लोग कि पंजाब में कोई है तो पंजाबी में पढ़ाई कर सकते हैं। हाँ, उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये भी प्लस पॉइंट है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि नहीं पंजाब में है तो पंजाबी में ही केवल पढ़ाई करना है, जो चाहे इंग्लिश में भी पढ़ाई कर सकते ऑप्शनल हैं आप और कुछ भी रख सकते हैं। रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई, कंपल्सन नहीं रहेगा कि इंग्लिश में ही करना है। उसके बाद का जो 3 साल है वो 6ठा, 7वां, 8वां, 6th, 7th, 8th क्लास का, उसमें वोकेशनल और कंप्यूटर कोडिंग सिखलाया जाएगा। और कोई बच्चा चाहता है कि नहीं हम ये काम सीखे वोकेशनल, तो वो भी हुनर वो डेवलप कर सकता है। तो ये हुआ 6, 7, 8 और 4 वर्ष जो लास्ट वाला है 9, 10th, 11th, 12th, ये 4 इयर्स का है। उसके बाद और ये अभी जो है इसमें ये हमारे समय में होता था कि नहीं ये मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, ये बायोलॉजी पढ़ेंगे, ये आर्ट्स पढ़ेंगे। अभी ऐसा नहीं है, आप चाहें तो मैथमेटिक्स ले सकते हैं, मैथमेटिक्स के साथ हिस्ट्री ले सकते हैं, ये फ्रीडम है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है मैथमेटिक्स लिए, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री ले लीजिए। तो ये ऑप्शन ओपन है। और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप नई शिक्षा नीति की बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं समय कम पड़ जाता है, लेकिन निसंदेह ये जो तय किया गया है ये केवल और केवल शिक्षा को लेकर तय किया गया है। शिक्षा को और आसान बनाना है, शिक्षा की नीतियों को और आसान बनाना है और शिक्षा को घर घर तक पहुंचाना है। सर, आपके विषय में मशहूर लेखक की चंद पंक्तियाँ मैं कहूँ, एक पंक्ति कही गई है कि हम खुद तराशते हैं मंजिलों के संग मील, हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। जी हाँ सर, आपने अपनी पहचान खुद बनाई है, अपना नाम खुद बनाया है और आप आज इस कार्यक्रम बिहार बिहान में आए, इसके लिए आपका बिहार बिहान की पूरी टीम की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दर्शकों, आप देख रहे थे ये विशेष बातचीत जो हम कर रहे थे केसी सिन्हा जी से। आपको बताएं कि ये वर्तमान में नालंदा खुला विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर आसीन है और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कैसा लगा आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और कैसे लगी आपको हमारी ये बातचीत? इस कार्यक्रम के संदर्भ में यदि आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए। हम स्वागत करते हैं आपके ख़तों का, आपके ईमेल्स का। नोट कर लीजिए हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रिजर रोड पटना 800001। हमारे ईमेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।